नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनईएसएल के द्वारा भेजे गए ईमेल के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह का जो ईमेल है वो बहुत सारे जो बोरोअर्स हैं उनको आया हुआ होगा और हो सकता है आपके पास फ्यूचर में आने वाला हो। तो आज हम इसी ईमेल के बारे में बात करेंगे। ये एनईएसएल से जो मेल आता है वो आखिरकार आता क्यों है और एनईएसएल इसे कब भेजता है, एनईएसएल का काम क्या होता है, आखिरकार एनईएसएल है क्या, एनईएसएल किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, क्या एनईएसएल किसी भी लोन डिफॉल्टर पर लीगल एक्शन ले सकता है, एनईएसएल का क्या क्या काम है लोन डिफॉल्ट के केस में, एनईएसएल का क्या काम है लोन डिफॉल्ट के मैटर में। अगर आपने भी सिक्योर लोन या फिर कोई अनसिक्योर लोन लिया है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, बिजनेस लोन हो, क्रेडिट कार्ड पे लोन हो, चाहे किसी भी तरह का लोन हो और लोन डिफॉल्ट कर गए हैं किसी भी कारणवश, चाहे जॉब लॉस की वजह से, बिजनेस लॉस की वजह से, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो और एनईएसएल का मेल आपके पास आ गया है, और अगर नहीं आया है तो भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके पास भी ये मेल आ सकता है। अब एनईएसएल से मेल आने पर मेल का रिप्लाई करें या ना करें, करें तो क्या करें, नहीं करते तो क्या हो सकता है, कैसे अपना बचाव करें, क्या लीगल राइट्स हैं आपके पास, आज हम इन्हीं सभी सवालों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अब सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनईएसएल है क्या आखिरकार। एनईएसएल एक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड एक ऐसी एजेंसी है जो ई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2060 के चैप्टर 5 के अंडर काम करती है। इसे रेगुलेट आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, जो एनईएसएल को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ऑडिट करना, इंस्पेक्शन करना, कंप्लायंस चेक करना, वायलेशन होने पर पेनल्टी देना, सस्पेंशन भी करती है रजिस्ट्रेशन को, डाटा कैसे कलेक्ट होगा, ऑथेंटिकेशन कैसे करा जाएगा, ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, बोरोवर को नोटिस का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, कंफर्मेशन का जो राइट है वो देती है, डिस्प्यूट कैसे हैंडल हो, डाटा की सिक्योरिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, ये सारे जो काम होते हैं ये आईबीबीआई रेगुलेट करती है एनईएसएल के लिए। अब ऐसे तो एनईएसएल को आरबीआई डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता, पर बैंक एनबीएफसी जो भी डाटा एनईएसएल को देता है वो आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी होता है। इसलिए अगर कोई भी गलत डाटा एनईएसएल में अपलोड किया गया हो, गलत डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन दी गई हो या दिखाया गया हो गलत डिफॉल्ट, तो आरबीआई नॉर्म्स वायलेशन के तहत बैंक एनबीएफसी के अगेंस्ट में आरबीआई लीगल एक्शन ले सकता है। अब एनईएसएल का काम क्या होता है, जो लोन और डिफॉल्ट है उसका रिकॉर्ड जो है उसे मेंटेन रखना, जैसे कि जो भी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, कोई भी ओवरड्यूज है या फिर एनपीए का स्टेटस है, लोन डिटेल्स है, आपके एग्रीमेंट है, आपका जो क्रेडिट स्टेटस है, ये जो सारी चीजें हैं इनका रिकॉर्ड एनईएसएल में अपलोड होता है लेंडर कंपनी के द्वारा। जिस भी लेंडर कंपनी से आप लोन लेते हैं वो इस एनईएसएल पे इन सभी डाटा को अपलोड करती है और ये जो एनईएसएल है इसे मेंटेन करता है, इसे रिकॉर्ड करके रखता है। जब भी बैंक एनबीएफसी ये डाटा अपलोड करता है तब आपके पास एनईएसएल से मेल आता है
ये जो डाटा अपलोड हुआ है उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए, यानी कि जो डाटा अपलोड हुआ है उसको आप ऑथेंटिकेट करके बताओ कि ये डाटा करेक्ट है या नहीं है। अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट है तो आप वहां पर मेल आने के बाद आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है। इसके अंदर आपको जो भी डाटा है उसको या तो ऑथेंटिकेट करके एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि डाटा में कोई भी डिफॉल्ट है या डाटा करेक्ट नहीं है या गलत डाटा अपलोड किया गया है तो आप वहां पे डिस्प्यूट मार्क कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाटा सही है और कुछ डाटा सही नहीं है तो आप पार्शियल एक्सेप्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ डाटा को सही नहीं मान रहे हो और कुछ डाटा को आप गलत कह रहे हो। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, ये जो मार्क हम देते हैं एक्सेप्ट करना या डिस्प्यूट मार्क करना, इससे होता क्या है, इससे क्या हो सकता है। अब अगर आपका जो डाटा अपलोड किया है बैंक एनबीएफसी ने अगर वो सही है तब तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो उस मेल का तो भी उस डाटा को सही मान लिया जाता है। बात आती है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो उस कंडीशन में क्या करती है एनईएसएल। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो जो डाटा अपलोड किया गया है लेंडर कंपनी के द्वारा उसको करेक्ट मान लिया जाता है, डीम्ड ऑथेंटिकेट मान लिया जाता है कि वो डाटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें आपको कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी मेल एनईएसएल से आता है तो आप उसमें अपना रिमार्क जो है जरूर दें, अपना रिप्लाई करें। अगर करेक्ट है इन्फॉर्मेशन तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर नहीं करेक्ट है तो उसमें डिस्प्यूट रेस कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेस करने के लिए और भी कई कंडीशन होती है कि अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मैटर जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है तो वो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पे दे सकते हो कि कोर्ट में हमारा जो मैटर है वो पेंडिंग है। अगर आपको कोई स्टे मिला हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हो डिस्प्यूट रेस करके। अगर कोई आर्बिट्रेशन चल रहा है उसमें भी आप डिस्प्यूट रेस करके वहां पे मेंशन कर सकते हो। जो भी आपके कोर्ट केस की डिटेल्स है वो वहां पे मेंशन कर सकते हो। जो भी स्टे आपको मिला है उसका जो ऑर्डर की कॉपी है उसे वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो जब भी आप डिस्प्यूट रेस करते हो, डिस्प्यूट रिमार्क करते हो तो कहीं ना कहीं बैंक एनबीएफसी या जो भी लेंडर कंपनी है उसको फ्यूचर में उस डिस्प्यूट को क्लियर करना पड़ता है, उस पे बताना पड़ता है कि ये जो डिस्प्यूट अगर रेज हुआ है तो क्यों रेज हुआ है, उसको उस डिस्प्यूट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब एनईएसएल कोई रिकवरी एजेंसी तो होती नहीं है, बल्कि ये लीगल एविडेंस क्रिएट करने का एक सिस्टम होता है। अब जैसे लेंडर कंपनी ने जो भी डाटा अपलोड किया, आपकी जो भी लोन की डिटेल्स है, आपकी जो भी ड्यूज की इंफॉर्मेशन है, आपकी एग्रीमेंट हो गया, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन हो गया, आपकी जो भी एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, आपका कौन कौन सा व्हीकल है, वो मॉर्गेज है, उसकी इंफॉर्मेशन है, जो ये सारा डाटा एनईएसएल में जब वो अपलोड करती है तो जब आपकी तरफ से ऑथेंटिकेट या फिर डिस्प्यूट किया जाता है तो उसकी बेसिस पे वो जो एविडेंस कलेक्ट होता है उसको वो आगे जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनमें एज एन एविडेंस, आप डिजिटल एविडेंस या लीगल एविडेंस के तौर पे लेंडर कंपनी उसको फ्यूचर में यूज करती है। ये एक तरीके से आपका लीगल एविडेंस का काम करता है। अब ये लीगल एविडेंस कलेक्ट करने से होता क्या है, जैसे कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका कोई डीआरटी में मैटर चल रहा है, आपका सरफराजी के तहत कोई मैटर चल रहा है, आईबीसी में कोई मैटर चल रहा है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है उनमें ये एविडेंस का काम करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किन लोगों को हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकती है जो भी विलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि जिनके पास पैसा भरने के लिए है लेकिन फिर भी वो लोन नहीं भर रहे हैं, वो इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब जो लोग इंटेंशनली डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, उनके पास मल्टीपल डेप्थ होते हैं तो कहीं ना कहीं मल्टीपल लोन्स हैं, तो जिसके चलते फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते वो लोन के ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं। और जो इंटेंशनली करते हैं वहां पे क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन जो है इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहा है, ये विलफुल डिफॉल्टर है, तो वो जो एविडेंस कलेक्ट होता है वो उसको कोर्ट केस में एज एन एविडेंस लेंडर कंपनीज जो है यूज करके उसके अगेंस्ट में जो एक्शन लेती हैं वो एविडेंस उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी विलफुल डिफॉल्टर है उनको डरने की जरूरत है,
जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी आपके पास NASL से मेल आता है तो उसमें अपना रिप्लाई जरूर दें, चाहे डिस्प्यूट रेज करना हो, चाहे पार्शियली आपको एक्सेप्ट करना हो, चाहे एक्सेप्ट करना हो। तो इसलिए ये तीनों रिमार्क्स हैं, इन तीनों रिमार्क्स का आप यूज करके वहां पे रिप्लाई रिवर्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बोरोवर्स के लीगल राइट्स क्या है। अब डिफॉल्ट को एक्सेप्ट करना, डिस्प्यूट करना, पार्शियली एक्सेप्ट करना, ये आपका लीगल राइट है। अगर कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है, कोई स्टे है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को इंटीमेट करना ये आपका लीगल राइट्स है। अगर कोई रॉन्ग डाटा या कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन अपलोड की गई हो तो उसका आप करेक्शन करवाना या उसके अगेंस्ट में आप डिस्प्यूट रेस करते हैं तो उसकी डिमांड करना कि इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, ये गलत डाटा जो है अपलोड किया गया है, या अगर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन गलत की है तो उस इंफॉर्मेशन को भी आप डिस्प्यूट कर सकते हो। NASL के मिसयूज पर अगर कोई भी NASL पर भी अगर कोई मिसयूज हो रहा हो तो आप IBBI को कंप्लेन कर सकते हैं। ये भी लीगल राइट्स आपके पास है। अगर आपको लग रहा है कि आपने डिस्प्यूट रेस किया उसके बावजूद भी आपकी जो डिस्प्यूट है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आपके पास कंप्लेन करने का राइट है जो आप IBBI को कर सकते हैं। इसलिए NASL का मेल आए तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका ऑथेंटिकेशन के लिए मेल होता है, आप वहां पे जाकर के ऑथेंटिकेट करके अपना रिमार्क दे दें, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार।